फ्रेंड्स, मैं आशीष पटेल आपके अपने YouTube चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड, आज हम धमाका करने वाले हैं और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी की 16 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर हो गया है फ्रेंड। और मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट रियल एनालिसिस आज बताने वाला हूं कि 16 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के किस टाइप के प्रश्न पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में इनकी संभावना है। तो वैसे क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 16 सितंबर की सेकंड शिफ्ट की आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड, आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था आज की सेकंड शिफ्ट में, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। फ्रेंड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन दो टाइप्स में डिवाइड हो गया है। तो क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना का जो विचार अमेरिका से लिया गया है तथा संविधान है ना, अमेरिका की संविधान से लिया गया है। वहीं अगर बात करें प्रस्तावना की भाषा, तो यही क्वेश्चन में पूछा है फ्रेंड कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तावना का विचार हमारा अमेरिका हो जाएगा, लेकिन प्रस्तावना की भाषा की अगर बात करें तो फ्रेंड राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, हड़प नीति किसने लागू की थी। फ्रेंड, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, या फिर इसे हम व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। तो हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी की 3 नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण नीति व्यपगत का सिद्धांत या डलहौजी राज्य की हड़प नीति थी। और एक चीज़ फ्रेंड ध्यान रखना, पुराने पेपर पर भी मैंने वीडियो बनाया, तो आप वो भी अच्छे से देख लें, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी क्वेश्चंस रिपीट फेंक रहा है, रिपीट मार रहा है बार बार। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। और जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उस पर मैं डिस्कस कंटिन्यू करता रहूँगा। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा था, खेल से आया था, स्पोर्ट्स से। मैंने कल भी आपको बताया था कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन 100% आ रहे हैं। तो आप सारे स्पोर्ट्स के मतलब जो भी रिलेटिव हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है वो अच्छे से पढ़ कर जाएं। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा था, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड, वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट भी याद रख ले। तो वंदना कटारिया का नाम आप माइंड में फिट कर लेना। आशीष सर बोल रहे हैं आपको बार बार कि वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड, बात कर रहा हूँ मैं, एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी है। यह हॉकी के भारतीय राष्ट्रीय टीम में खेलती, मतलब एक हॉकी खिलाड़ी है और भारत के लिए खेलती है। वंदना ने 2013 में देश में सबसे अधिक गोल करने का भी रिकॉर्ड बनाया था और यह जूनियर महिला विश्व कप में कांस्य पदक भी जीत चुकी है। तो फ्रेंड, वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित हैं और 2013 में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है और जूनियर महिला विश्व कप में कांस्य पदक विजेता भी हैं। तो फ्रेंड, सारे याद कर लीजिए। वीडियो को धड़ाधड़ फ्रेंड लाइक करके शेयर करती है, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने धमाका करने वाला हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूं आपके लिए, जो कि आपकी एग्जाम में या आने वाली शिफ्ट में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पूछा था, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन मारा है रिपीट, फिर ध्यान रखना, क्वेश्चन मारा है फिर से रिपीट करा है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड, याद रखना, अनुच्छेद 21A में हमारा शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 21A में तो इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, राइट टू एजुकेशन। तो आपको ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन था हमारा ज्योग्राफी से था कि सिक्किम और तिब्बत के बीच में कौन सा दर्रा है। सिक्किम और तिब्बत के बीच में कौन सा दर्रा है। सिंपल क्वेश्चन था, फैक्ट है, डायरेक्ट आगे बढ़ूंगा। नाथुला दर्रा। तो सिक्किम और तिब्बत के बीच में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। फ्रेंड, दर्रे से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दर्रे भी आप भारत के सारे दर्रे अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि ये बात मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन सिंपल था फ्रेंड, लेकिन इसका आंसर बहुत कम बच्चों को पता है, तो ये आप जरूर देखिएगा। पत्तियाँ पेड़ से क्यों गिरती है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आज इसका रीज़न जान लो आप। फ्रेंड, इसका आंसर आएगा, अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा होने के कारण
एवं कड़ाके की सर्दी में जब पानी जम जाता है फ्रेंड, हमारे विंटर सीजन की बात कर रहे हैं, जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो पानी जम जाता है तो पेड़ों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मतलब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो क्रिया के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। ऐसे में पत्तियों की कोई उपयोगिता नहीं रहती, इसलिए पेड़ अपनी पत्तियों को गिराकर अपनी एनर्जी बचाते हैं और वसंत ऋतु के आने का इंतज़ार करते हैं। तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आशीष सर ने बताया, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो क्या है कि गर्मी में जब पानी जम जाता है तो पेड़ों की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंटिन्यू या पूरी नहीं हो पाती है और उनको पानी पर्याप्त नहीं मिल पाता। ऐसे में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जिससे उनकी एनर्जी बचाते हैं और वसंत ऋतु का इंतज़ार करते हैं। फ्रेंड अगला क्वेश्चन था, मैंने बोला था ना फ्रेंड धमाका होगा आज, बेस्ट एक से नंबर 1 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए 1 नंबर से। फ्रेंड अगला क्वेश्चन था 1869 में कौन सी नहर बनी जिसने व्यापार के लिए रास्ते का प्रयोग कम कर दिया। फ्रेंड रट लो, इंपॉर्टेंट बना लो इसको, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन फेंक सकता है। तो फ्रेंड 1869 में कौन सी नहर बनी जिसने व्यापार के लिए रास्ते का प्रयोग कम कर दिया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड स्वेज नहर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, इसका आंसर आपको बताना है तो इसका राइट आंसर मैं ही बता देता हूं। तो समृद्धि का फुल फॉर्म पूछा है तो फ्रेंड, तो बहुत हार्ड फुल फॉर्म पूछी है फ्रेंड, मिस्टेक हो सकती है बच्चों, ध्यान रखना। तो इसकी फुल फॉर्म आएगी स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ मेटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो इतनी लंबी समृद्धि की फुल फॉर्म पूछ ली थी, तो फ्रेंड फुल फॉर्म भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं, फुल फॉर्म भी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड हमारा, तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला कौन सा है। फ्रेंड मज़ा आ रहा है फ्रेंड, लाइक करते जाइए और वीडियो को शेयर करते जाइए। तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला फ्रेंड कन्याकुमारी है, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारा पूछा था, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। अब ये वेद से क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो सबसे पुराना वेद किसको माना जाता है, ऋग्वेद को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऋग्वेद। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड जल्दी से जल्दी लाइक शेयर करते जाइए वीडियो को। फ्रेंड अगला क्वेश्चन था हमारा, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भैया फिर दे दिया, क्या दे दिया सर, कुछ नहीं भैया, नदी से क्वेश्चन फिर पूछ लिया। तो फ्रेंड आप जितने भी पुराने मेरे वीडियो हैं जल्दी से जल्दी आरआरबी ग्रुप डी के पेपर एनालिसिस के सारे वीडियो को अच्छे से देख लें, क्योंकि रिवर्स से क्वेश्चन रिपीट मार रहा है। तो फ्रेंड इसका हम आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आ जाएगा 5। अब सर कौन कौन से वो भी बता दीजिए। ठीक है बता देता हूँ, गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती, जिसके नाम है उत्तराखंड जहाँ से निकलती है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा आता है इसका, उसके बाद बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य याद रखने हैं आपको, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने, यहाँ से गंगा नदी होकर गुजरती है। अब गंगा नदी की बात करें तो भारत में कुल लंबाई है 25 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कुछ फैक्ट भी बताते जा रहा हूँ, याद रखिएगा, आने वाली शिफ्टों में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड, त्रिस्तरीय पंचायत किस अनुच्छेद से संबंधित है। जो पंचायत चुनाव से क्वेश्चन था, ठीक है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, तो त्रिस्तरीय पंचायत किस अनुच्छेद में बताया गया। तो फ्रेंड ये आएगा 243 बी में हमारा राइट आंसर हो जाए, मतलब 243 बी में त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बताया गया है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था ना, आंसर भी बहुत शानदार लेके आया हूँ आपके लिए मैं। किस राज्य के खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया। सर किस चीज़ में हिस्सा लिया। फ्रेंड खेलो इंडिया यूथ की बात मैं कर रहा हूँ, तो किस राज्य के खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया। तो फ्रेंड इसकी बात कर रहे हैं हम खेलो यूथ इंडिया की, तो हरियाणा के 398 एथलीट शामिल हुए थे। और फ्रेंड ये तो आपने हरियाणा के बता दी, जो कि ठीक है। अब इसकी एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि पहला संस्करण 2018 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कर लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ कर लीजिए, मैं पक्का बोल रहा हूँ कि आने वाली शिफ्ट में रिपीट क्वेश्चन मार सकता है, कुछ डीपली क्वेश्चन भी पूछ सकता है, रट लीजिए इनको। पहला संस्करण 2018 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सर दूसरा बता दीजिए, तो दूसरा संस्करण 2019 में पुणे महाराष्ट्र में खेला गया फ्रेंड। तीसरा संस्करण 2020 में गुवाहाटी असम में खेला गया।
चौथा संस्करण 2022 पंचकुला हरियाणा, इनका फेमस प्लेस है भैया, हरियाणा के खिलाड़ी, और हरियाणा पंचकुला में 2022 का चौथा संस्करण खेला गया था। अब फ्रेंड एक और फैक्ट याद रखना, एमपी से आया है, मध्य प्रदेश से, कि 5वां संस्करण की बात कर रहा है फ्रेंड, तो 5वां संस्करण भोपाल मध्य प्रदेश में खेला जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन था हमारा कि उत्तल दर्पण में कोई किरण समांतर आती है तो वह कहाँ से होकर गुजरती। सीधा फैक्ट है फ्रेंड, कोई ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उत्तल दर्पण में कोई किरण समानांतर आती है तो वह कहाँ से होकर गुजरती है फ्रेंड, तुक्का मार के मत देखना, राइट आंसर लगाना, फोकस से होकर गुजरती है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन आया था हमारा जिसमें पूछा था मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी। फ्रेंड अभी प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो फ्रेंड 14 इसका राइट आंसर आप लगाकर आ सकते हो, और आगे वाली शिफ्टों में भी पूछ सकता है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन था हमारा, ध्यान से सुनिएगा, यूपीएससी और पीसीएस कोई से भी एग्जाम की बात चल रही है यहाँ पर गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, तो यूपीएससी और पीएससी के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा नई उड़ान। सर अब इसका थोड़ा सा बता दीजिए आप नई उड़ान के बारे में। तो जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हैं, जो छात्र यूपीएससी, एसएससी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में पास हो जाते हैं, फ्रेंड कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, गलत मत करके आ जाइएगा क्वेश्चन को, जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति है यूपीएससी, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित प्रारंभिक परीक्षा होती है, जो प्रीलिम्स होता है, उसको पास कर लेते हैं, उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नई उड़ान योजना लागू की गई। तो फ्रेंड किन की बात कर रही, जो प्रीलिम्स निकाल देते हैं उनके आगे की पढ़ाई के लिए नई उड़ान योजना सरकार द्वारा लागू की गई, तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले थे जो कि आपके सामने मैं डिस्कस सारे क्वेश्चन कर चुका हूं। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, जिनका मैंने आपको 100% एक्यूरेट एनालिसिस करके बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लें, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जो बच्चों के आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो ये सारे क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे से पढ़ लें, और पुराने जो भी पेपर एनालिसिस मैंने करके दिखाए वो सारे भी अच्छे से देख लें, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और आने वाली अगली शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन और रिपीट होने की संभावना भी बनी रहेगी। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए आशीष सर की तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।